गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी क्लास 12th का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम सारे आंसर्स डिस्कस करेंगे एंड ये आंसर्स मैंने ऑफिशियल आंसर की से लिए हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार रिवाइज करके फिर से इन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टू सिटीज आर कनेक्टेड बाय चैनल टनल? तो जो चैनल टनल है उनसे कौन सी दो सिटीज कनेक्टेड हैं? लंदन विद बार्सिलोन, लंदन विद बर्लिन, लंदन विद पेरिस, लंदन विद रोम। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी दो सिटीज हैं जो कनेक्टेड हैं? तो आपका आंसर है सी, लंदन विद पेरिस। ये दो सिटीज हैं जो कि चैनल टनल से कनेक्टेड हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच्ड करेक्टली? तो इसमें कुछ कंट्रीज दी हुई हैं और उनके ऑयल पोर्ट्स दिए हैं, तो कौन करेक्टली मैच कर रहा है वो हमें देखना है। ट्यूनीजिया का ट्राइपोली, लेबनान का एस्किरिया, वेनेजुएला का मार्केबो, ओमान का एडन। तो ये चार कंट्रीज हैं और इसके ऑयल पोर्ट्स हैं। तो आप बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो वेनेजुएला वाला सही है, बाकी ये गलत कॉम्बिनेशंस हैं। तो आपका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following may be interpreted as a spontaneous effort to achieve a better balance between population and resources? Migration, growth rate, birth rate, death rate. इन चारों में से ऐसा कौन सा एफर्ट है जो स्पॉन्टेनियस है, जिसको करने से पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है, बेटर बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है? तो इसका आंसर है माइग्रेशन। माइग्रेशन से पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का बेटर बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। Which of the following features is related to the second stage of demographic transition? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सेकेंड स्टेज कौन सी है? Fertility and mortality decline considerably, decline in mortality but fertility remains high, fertility और mortality दोनों ही high हैं, fertility decline होती है लेकिन mortality high होती है। तो इनमें से कौन सा demographic transition of theory का सेकेंड स्टेज है? तो इसका आंसर है डिक्लाइन इन mortality but fertility remains high। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। विच इज द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ न्यू मैंगलोर पोर्ट्स? मेजर एक्सपोर्ट किसका होता है? तो कोल, आयरन ओर, कॉपर या माइका। तो जो मेजर एक्सपोर्ट होता है मैंगलोर पोर्ट से वो होता है आयरन ओर का। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ कांदला पोर्ट? Kandla Port is the biggest port of the country. Its harbour is situated in Zawri estuary. It is situated at the head of the Gulf of Kutch. It is the oldest port of India. तो जो ये कांदला पोर्ट है ये बिगेस्ट नहीं है, पुराना भी नहीं है और ये जावरी स्टेट में भी सिचुएटेड नहीं है। ये हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। तो आपका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ नेम ऑफ स्टेट्स और कोल माइनिंग सेंटर्स दिए हुए हैं। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। तेलंगाना और सिरंगिनी, महाराष्ट्र कोरबा, उड़ीसा तलचर, वेस्ट बंगाल रानीगंज। इनमें से इनकरेक्ट वाला मैच आपको बताना है। तो महाराष्ट्र और कोरबा ये इनकरेक्ट मैच है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन फ्रॉम वेस्ट
टू ईस्ट फॉर द गिवन नेचुरल रिसोर्सेज रिजर्व इन इंडिया। मतलब अगर आप गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक जा रहे हैं तो आपको एक करेक्ट ऑर्डर लोकेशन वाइज बताना है नेचुरल गैस के रिजर्व्स के बारे में। तो ये 4 ऑप्शंस आपको ऑर्डर वाइज दिए हुए हैं अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करोगे। तो सबसे पहले में वो कह रहा है अंकलेश्वर, त्रिपुरा, जैसलमेर, कृष्ण गोदावरी बेसिन। इसमें फर्स्ट में त्रिपुरा कह रहा है, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में है तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड में अगर हम लास्ट में देखें तो ये जैसलमेर को लास्ट में कर रहा है, ये भी गलत है। इसमें ये भी गलत है। ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, जैसलमेर, फिर अंकलेश्वर, फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन और लास्ट में त्रिपुरा। वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हैं, अगर हम ईस्ट से वेस्ट में जा रहे होते तो दूसरा ऑर्डर होता, लेकिन ये बी सॉरी 8th क्वेश्चन का बी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडस्ट्रियल टाउन्स ऑफ इंडिया? हुगली, सलीम, बिहालिया, जमशेदपुर, पुष्कर, उज्जैन, कोयम्बतूर, न्यू दिल्ली, इम्फिल, चंडीगढ़, मुंगसरई, शिलोंग। तो इनमें से आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल टाउन कौन से हैं। तो आपका आंसर है हुगली, सलीम और भिल्लई। ये जो 3 हैं ये आपकी इंडस्ट्रियल टाउन है इंडिया के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन सा अगर हम 4 में से देखें तो वो इंडिया के अर्बन सेटलमेंट से वो फीचर्स बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स, नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट है इंटिमिडेट सोशल रिलेशंस, मेनली प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, पीपल आर लेस मोबाइल। जब हम अर्बन सेंटर की बात कर रहे हैं और ये कह रहा है मेनली प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी मेनली बेस्ड ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज, प्रोवाइड्स फूड्स, रॉ मटेरियल एंड सोशल रिलेशंस आर फॉर्मल। प्राइमरी एक्टिविटी का अर्बन सेंटर में मेनली वाली बात गलत है। ये provides variety of services, poor transport network, social relations are intimidate। और जो आपका फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स और नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बिल्कुल ठीक है, ये नहीं। आपका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस है जनरेटिंग जियोथर्मल एनर्जी, तो उसके सीक्वेंस पे बात करनी है। फर्स्ट है इट इज सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस इट टर्न्स इनटू स्टीम। ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम रॉक्स एंड बिकम्स हॉट। पहले पॉइंट में वो कह रहे हैं कि वो इतना गर्म होता है कि जैसे ही वो अर्थ सरफेस पे आता है उसी वक्त वो भाप बन जाता है। सेकेंड में वो कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर जो इन एरियाज में है वो रॉक्स उनकी हीट एब्जॉर्ब करके खुद भी गर्म हो जाते हैं। थर्ड है जो स्टीम है वो टर्बुलेंस और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए यूज की जाती है, जो यहाँ से भाप निकल रही है। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट्स बिकॉज अर्थ पोजेसिवली हॉटर होती है। जब आप नीचे की तरफ अर्थ के अंदर की तरफ जाओगे कोर के एरिया में तो आप देखोगे कि वहां अर्थ टेम्परेचर राइज होता जाता है। तो अगर हम करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो फर्स्ट ये है कि जियोथर्मल ग्रो पर्पस ही इसीलिए हम उसको एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर हायर होता जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है कि ग्राउंड वाटर में जो एरियाज हैं जहाँ पे जियोथर्मल ग्रेडियंट ज्यादा है वहां पे हीट रॉक्स एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ये इतने गर्म होते हैं अर्थ सरफेस कि ये भाप बन जाते हैं जैसे ये अर्थ सरफेस पे आते हैं। और फिर फोर्थ है कि ये जो स्टीम होती है, इस जो स्टीम जो ये जियोथर्मल भाप से निकल रही है पिछले पॉइंट में, वो टर्बिनाइंस और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज की जाती है। तो आपका आंसर होगा 4 2 1 3। 4 2 1 3 आपका आंसर है ए। इनके ऑर्डर्स ना बड़े ध्यान से देखना क्योंकि कभी कभी हम आंसर तो सही मार्क करते हैं बट यहाँ पे हम ये
पैटर्न्स में थोड़ी सी ना गड़बड़ कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हाउएवर हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय दोज हु आर वरीड about the efforts of free trade and economic globalization। वर्ल्ड ट्रेड को उन्होंने क्रिटिसाइज और उसके अगेंस्ट बोला है जो फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को लेके वरिड है। सेकेंड पॉइंट है फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रॉस्परस। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो कि फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को लेके वरिड हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि फ्री ट्रेड एक आम इंसान की जिंदगी को और ज्यादा प्रॉस्परस नहीं बनाता। तो इसमें से कौन सी, क्या सिर्फ वन स्टेटमेंट सही है? दोनों सही हैं। और सेकंड स्टेटमेंट करेक्टली रीजन है फर्स्ट का। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, ये दोनों सही हैं बट वो रीजन नहीं है। तो आपका आंसर है कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 ये बिल्कुल सही हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रॉस्परस, ये बात बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सेकंड स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है फर्स्ट स्टेटमेंट को, क्योंकि तभी वो क्रिटिसाइज और अपोज कर रहे हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन के बाद भी लोगों की जिंदगी तो प्रॉस्परस हो ही नहीं रही है। तो इसीलिए बोथ ए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है और सेकंड बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रही है पहले को। अब ये असर्शन है सेटलमेंट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। वेरियस फिजिकल फैक्टर्स ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स पे अफेक्ट करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है या दोनों सही हैं और एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं कर रही है? तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि सेटलमेंट्स काफ़ी सारे तरीके की होती है और जो फिजिकल सेटलमेंट्स होती हैं वो हमारी ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट अफेक्ट होती है, अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स। लेकिन जो ये रीजन है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि बात सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स की हो रही है ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट में, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट की तो बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन सेकंड एक्सप्लेन नहीं कर पा रही फर्स्ट को। आगे बढ़ते हैं। Assertion है मेडिटेरेनियन regions have been inhabited from early period in history। बहुत पहले से मेडिटेरियन रीजन में लोग रह रहे हैं। प्लेन एरिया जो है वो फेवरेबल है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के लिए, और वहाँ पे प्लेन एरियाज में आप सड़कें भी बड़ी आराम से बना सकते हो और इंडस्ट्रीज भी अच्छे से सेटअप कर सकते हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स, सिर्फ ये सही है एजर्शन, सिर्फ रीजन सही है, दोनों सही हैं, लेकिन इसका रीजन सही है या नहीं है ये आपको देखना है। ये आप एक बार एमसीक्यू के जो ये ऑप्शंस हैं ये आप एक बार देख लीजिए तो आपको कौन सा सही लग रहा है। तो स्टेटमेंट्स दोनों जो एजर्शन और रीजन है वो दोनों सही हैं। मेडिटेरेनियन रीजन में बहुत पहले की हिस्ट्री से लोग रह रहे हैं, और जो प्लेन एरियाज है ये तो बहुत छोटे बच्चे को भी पता है कि ये अर्ली प्रोडक्शन, यहाँ पे आप प्रोडक्शन इजीली कर सकते हो, सड़क बनाना, इंडस्ट्रीज बनाना बहुत आसान होता है। पर ये प्लेन एरियाज की बात मेडिटेरेनियन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको, तो इसीलिए बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, लेकिन रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है एजर्शन को। अब ये केस स्टडी दी हुई है, एक विलेज है रालेगन सिद्धि। ये एक स्मॉल विलेज है डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदनगर महाराष्ट्र में। इट हैज बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट, जो पूरी कंट्री में वाटरशेड डेवलपमेंट का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ये विलेज। 1975 में ये विलेज में पावर्टी और इलिसिट लिकर ट्रेड के कारण ये जो कॉट अ वेब, यहाँ पे पूरा लोग इसी चीज में पावर्टी और इलिसिट लिकर का ट्रेड कर रहे थे। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन थे जो यहाँ पे आए और वो इस विलेज में रहने लगे। उन्होंने वाटरशेड डेवलपमेंट का टास्क लिया। उन्होंने विलेजर्स को कन्विंस किया कि फैमिली प्लानिंग और वॉलेंट्री लेबर की इम्पोर्टेंस बताई। उन्होंने ओपन ग्रेजिंग जो करते थे उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की,
ट्रीज को, जो ये लोग फेलिंग ऑफ ट्रीज को प्रिवेंट किया, लिकर को प्रोहिबिट किया, अल्कोहल को। वॉलेंट्री लेबर इसीलिए नेसेसरी थी कि मिनिमम डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल एड। जो काम भी कर रहे थे विलेज के बाहर, उन्होंने भी इस कमिटिंग अ मंथ सैलरी, उन्होंने एवरी ईयर जितना भी वो कमाएंगे उसमें से एक मंथ की सैलरी देने का उन्होंने कमिट किया। काम शुरू हुआ, प्रोक्लेमेशन टैंक को कंस्ट्रक्ट किया गया 1975 में। टैंक वाटर को नहीं होल्ड कर पाया और वाटर लीक हो गया। लोगों ने आगे बढ़ के खुद से उसको रिपेयर किया। 7 वेल बिलो इट स्वेल्ड इनटू वाटर इन समर। फर्स्ट टाइम लिविंग मेमोरी ऑफ पीपल, लोगों के पास पानी था। इस पीपल रिपोज देयर फेथ इन हिम एंड हिज विजन। लोगों ने, जो वो रिटायर्ड आर्मी जनरल, कर्नल थे, आर्मी जनरल थे, आर्मी पर्सन थे, जो उन्होंने, उनके ऊपर लोगों का फेथ जागा। एक यंग ग्रुप तरुण मंडल फॉर्म किया गया। ये ग्रुप जो भी डाउरी सिस्टम था उसके, जो सोशल इनजस्टिस हो रहा था उसके अगेंस्ट आवाज उठाते थे। डाउरी बैन थी, उस पे काम करना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, इन सब पे वो ग्रुप काम करता था। लिकर डिस्टिलेशन यूनिट्स जो थी उनको हटाया गया और उन पे लिकर पे प्रोहिबिशन लगाया गया। ओपन ग्रेजिंग को कंप्लीटली बैन कर दिया गया और स्टॉल फीडिंग पे एम्फोसाइज किया जाने लगा। कल्टीवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप जैसे शुगर केन को बैन किया गया। क्रॉप सच एज पल्सेस, ऑयल सीड्स और कुछ कैश क्रॉप्स जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती थी, उनको ग्रो करने को एनकरेज किया गया। लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस एंड इट मेड कम्युनिटी लीडर्स कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। अ सिस्टम ऑफ न्याय पंचायत, जो कि एक न्याय पंचायत एक इनफॉर्मल कोर्ट होती है, ये सेटअप किए गए। उसके बाद से कोई भी केस रेफर टू द पुलिस नहीं हुआ। 22 लाख स्कूल बिल्डिंग्स, 22 लाख स्कूल बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड, मतलब 22 लाख रुपीस की एक स्कूल बिल्डिंग बनाई गई और लोकल विलेज के रिसोर्सेज से। कोई डोनेशन नहीं लिया गया था। अगर कहीं से मनी बोरो या ली गई तो वापस दे दी गई। विलेजर्स को प्राइड होती है कि वो सेल्फ रिलायंट हैं। नया जो सिस्टम है लेबर शेयर करने का वो ग्रू हुआ। प्राइड और वॉलेंट्री स्पिरिट, लोगों ने वॉलेंट्रली एक दूसरे की हेल्प करनी और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन शुरू किए। जो लैंडलेस लेबरर्स थे उन्होंने भी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली क्योंकि एग्रीकल्चर ऑपरेशंस बढ़ने लगे, काम बढ़ने लगा। तो अगर अब हम क्वेश्चंस देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी। अगर हम विलेज की बात करें, रगन सिद्धि की, तो यहाँ पे कौन सा मेथड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड डेवलपमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, तो इनमें से कौन सा मेथड था? तो ये बहुत क्लियरली इन्होंने लिखा है कि वाटरशेड डेवलपमेंट वाज द रीजन कि इस विलेज में पानी की जो समस्या थी वो खत्म हो गई। Which of the following measures were taken to increase democratic participation of village? स्कूल बनाया गया, लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, लिकर प्रोहिबिशन या ऑल ऑफ दीज। तो जब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ विलेज की बात हो रही है तो अगर हम पॉजिटिव स्टेप्स आता क्वेश्चन तो आप सारे लिखते, लेकिन जब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन तो वो लोकल बॉडी इलेक्शन की बात होगी। क्वेश्चन 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड रिगन सिद्धि इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल एड? प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, वॉलेंट्री लेबर, लोकल बॉडी इलेक्शन या एग्रीकल्चर। तो जो पहले गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे तो उस चीज में वॉलेंट्री लेबर एक मेथड यूज किया गया ताकि डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड के लिए वो कम हो गई उसके बाद से। आगे बढ़ते हैं। अब ये सेक्शन बी है। अब इसमें हम देखेंगे कि एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें भरमौर ट्राइबल एरिया जो कंप्राइजेज ऑफ भरमौर एंड होली तहसील्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की कुछ जगहों की बात है। इसमें आपको ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको एक पैराग्राफ दिया है जो भी हम रीड करेंगे और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं डिस्कस करूंगी अभी आपके साथ। एंड कुछ मैप्स और ऑब्जर्वेशंस हैं। तो पहले पैराग्राफ रीड करते हैं ये वाला।
It has been notified tribal areas since 21st November 1975. Bharmar is inhabited बाय गढ़ी। ये ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि इस डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी इन हिमालय रीजन में रहती है और वहां पे ट्रांसमेंस और कन्वर्स थ्रू गड़िलई डायलेक्ट वहां से ये ट्रांसमेंस को प्रैक्टिस करती है। भारमुल ट्राइबल रीजन जो है वहां का क्लाइमेट बहुत हार्श है, बहुत ठंड पड़ती है ऑब्वियसली हिमाचल वाले रीजन में ऊपर की तरफ, और रिसोर्सेज बहुत कम है, फ्रेजाइल एनवायरनमेंट होता है। इसके कारण इनकी सोसाइटी और इकोनॉमी ऑफ द रीजन भी इन फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस होती है। जब 2011 में सेंसस हुआ तो टोटल पॉपुलेशन जो भारमर की थी वो सब डिविजन 36,113 थी, दैट इज 21% पर स्क्वायर। तो इट इज वन ऑफ द इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड रीजन में आता था ये। हिस्टोरिकली गढ़ीज ने एक्सपीरियंस किया कि जो ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल आइसोलेशन, बाकी जगहों से ये आइसोलेटेड थे और सोशली इकोनॉमिकली भी डिप्राइव्ड थे। इकोनॉमी इनकी जो इस एरिया के लार्जली एग्रीकल्चर बेस्ड थी और ये शीप और गोट रेयरिंग करते थे। प्रोसेस जो डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया ये 1970s में शुरू हुआ जब उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड कर लिया गया। जो 5th 5-year प्लान आया ट्राइबल सब प्लान जो 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ। भारमर वाज डिजाइन्ड एज वन ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में। इस एरिया का डेवलपमेंट प्लान उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और जो बाकी हिमाचल प्रदेश के लोग और जो भारमर के इस एरिया के लोग हैं उनके बीच में गैप जो क्रिएट हो गया उसको कवर करने के लिए इसकी कोशिश थी। ये प्लान हाईएस्ट प्रायोरिटी था कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर और बाकी सारी एक्टिविटीज की डेवलपमेंट हो, सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज जो हैं उनकी भी डेवलपमेंट पे मेन फोकस था इस पूरे प्लान का। क्वेश्चन है, हाउ हैव गढ़ी ट्राइबल कम्युनिटी मेंटेन्ड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द हिमालयन रीजन। तो इसका आंसर जो मैंने लिखा है, गढ़ी ट्राइबल कम्युनिटीज हैव मेंटेन्ड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन हिमालयन रीजन्स एज दे प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस एंड कन्वर्स थ्रू गाड़िलई डायलेक्ट। उन्होंने अपने डायलेक्ट को नहीं छोड़ा। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपनी भाषा को, अपने डायलेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हो तो आपका कल्चर भी काफी हद तक, आइडेंटिटी जो है आपकी वो उन्होंने प्रिजर्व कर ली। अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन टू रिमेन बैकवर्ड। जो ये बाकियों से, जो हिमाचल प्रदेश के बाकी जो रीजन के लोग थे उनसे जो ये बैकवर्ड रहे उनकी क्या वजह थी। तो जो ये भारमोर ट्राइबल रीजन है इनके यहाँ का जो क्लाइमेट था जहाँ ये रहते हैं बहुत हार्श था, रिसोर्सेज बहुत कम थे और एनवायरनमेंट बहुत फ्रेजाइल था। तो ये फैक्टर्स ने उनकी सोसाइटी और इकोनॉमी इस रीजन की तो थी उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और बाकियों से फिर ये सोशली डिप्राइव्ड रहे। Under the integrated tribal development project, which area were given highest priority? तो जब ये प्लान इंट्रोड्यूस किया गया तो हाईएस्ट प्रायोरिटी थी ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर और इन एक्टिविटीज पे, सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज पे। और आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि जो बाकी के हिमाचल प्रदेश के लोग थे उनमें और इनके बीच में जो एक गैप था उसको कवर करने में भी इनकी एक कोशिश थी। तो आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन, आप ये मैप देख रहे हो, सेंट पीटरबर्ग से लेके वेल्दिवोस्टॉक तक ये जा रहा है, ए लाइन। अब आपको इसमें ये ए और बी मार्क करने होंगे। खैर अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं पहले। ये एक रेलवे लाइन जो जा रही है इसका नाम क्या है और कंट्री जहां पे ये लाई करती है। तो मैं इसका आंसर यहीं लिख देती हूँ। ये जो रेलवे लाइन है इसका नाम है मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, खैर वो तो आपको अभी तक पता ही चल गया होगा, साइबेरियन रेलवे लाइन। और ये जिस कंट्री में है, इट लाइज इन एशियाटिक रशिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट के ही दो आंसर्स हैं। नेम द स्टेशंस मार्क्ड ए एंड बी। तो जो ये ए
और बी ये मार्क्ड हैं, इनको आपको बताना है। तो एक बार देख लीजिए और सोच लीजिए, बिकॉज मैं तभी डिस्कस करूंगी आगे। तो ये ए है, ये है मॉस्को, और जो बी है ये है चीटा। तो टू रीजंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रीजंस ये रूट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट हेल्प्ड ओपनिंग अप एशिया का जो रीजन है टू वेस्ट यूरोपियन मार्केट। सेकेंड फैक्टर है कि जो ये चीता जो हमने मार्क किया है, चिटा, इज एन इम्पॉर्टेंट एग्रो सेंटर एंड इर्कटिश अ फर सेंटर, जो कि कनेक्टिंग देम टू ओडिशा इन द साउथ, उस तक को कनेक्ट करता है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा रूट। अब ये क्वेश्चंस भी सेम है, लॉन्गेस्ट रूट वाला, कैपिटल, नेम द कैपिटल सिटी एंड इम्पॉर्टेंट एग्रो सेंटर। तो कैपिटल सिटी मॉस्को हो जाएगा और एग्रो सेंटर चिटा हो जाएगा। लॉन्गेस्ट रेलवे एशिया, ये भी यही है, ट्रांस साइबेरियन। आंसर यही है, बट क्योंकि ये विजुअली इम्पेयर्ड वाले हैं तो इसीलिए इसमें इमेज के अलावा का रेफरेंस दिया है। टू रीजन ये इंपॉर्टेंट है, वो तो यही सेम आ जाएंगे, बाकी कैपिटल सिटी और एग्रो सेंटर ये चिता और ये मॉस्को हो जाएगा। और लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ये ट्रांस साइबेरियन ही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एमसीक्यू बेस्ड थे, और इसमें हमने केस स्टडी भी की एक, और ये एक हमने मैप भी देखा जिसमें हमने रेलवे लाइन के कुछ पॉइंट्स भी हमें दिए हुए हैं। तो इसको आपको ए और बी की जगह ये सेंट पीटर्सबर्ग को और वेल्डिवोस्टॉक को भी हटा सकता है, इसलिए थोड़ा सा आइडिया रखना कि ये दोनों जगहें भी आपको मार्क करने को आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? एक्सप्लेन फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के एग्जाम्पल्स के साथ जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मेजर करती है ह्यूमन और लैंड का रिलेशन, पर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। इट इज एक्सप्रेस एज अ नंबर पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, जैसे अभी हमने ऊपर हिमाचल का भी देखा था। तो इट हेल्प्स इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशियल डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन का लैंड के साथ जो रिलेशन है वो बेटर अंडरस्टैंड करने में हमें ये हेल्प करता है। फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट, टेरेन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये पॉपुलेशन को बहुत अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन और डेल्टाज हैं और कोस्टल प्लेन्स हैं, इनकी प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि अगर आप माउंटेनियस रीजन में जाओगे तो आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, इन सब के कारण होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, पुणे। तो जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जो इकोनॉमिकली कम डेवलप्ड है वहाँ पे कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। इसमें जॉब अवेलेबिलिटी भी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा लोग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। With the help of a labeled neat label diagram, explain 3 stages of demographic transition theory. तो ये मैंने एक डायग्राम है, ये आप देख सकते हो, ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, आप इसको क्रिएट कर सकते हो अपनी, जब आप एग्जाम लिखो अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। तो द अबव डायग्राम ये 3 स्टेजेस एक्सप्लेन कर रहा है। फर्स्ट स्टेज में हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी रेट है, क्योंकि पीपल रिप्रोड्यूस मोर, क्योंकि डेथ ज़्यादा है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एपिडेमिक, महामारी और फूड सप्लाई और ये सब रीज़न के कारण डेथ हो जाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, आर एन एसेट, ज़्यादा लोग इसका मतलब वो ज़्यादा लेबर है, वो ज़्यादा काम करेंगे एग्रीकल्चर में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, पीपल मोस्टली इलिटरेट हैं, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। 200 ईयर्स अगो सारी कंट्रीज जो दुनिया की थी वो इसी स्टेज पे थी जहाँ पे
हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी थी, लेकिन विद इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव होने लगी। बट आज भी कुछ जैसे बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स, ये सब आज भी इसी स्टेज में आती हैं। अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें, फर्टिलिटी हाई रहती है सेकंड स्टेज में, लेकिन जो सेकंड स्टेज में वो वक्त के साथ फर्टिलिटी डिक्लाइन होने लगती है। जैसे आप देखोगे इसमें ये हाई थी बट धीरे धीरे ये डिक्लाइन होने लगती है। ये accompanied बाय रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट। इसका जो मोर्टेलिटी रेट कम होने के रीजंस क्या है? सैनिटेशन बेटर होना, हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव होना, तो ये हेल्प करती है मोर्टेलिटी को डिक्लाइन करने में, और इसके कारण जो नेट एडिशन होता है पॉपुलेशन का वो हाई होता है। इसमें क्या हो रहा था फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि बर्थ जितने हो रहे थे उतनी डेथ भी हो रही थी, तो इसके कारण ना पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ नहीं पाती। बट जब हम सेकंड स्टेज में जाते हैं तो हमें दिखता है कि बर्थ रेट हाई हो रहा है लेकिन डेथ रेट भी रिड्यूस हो रहा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग जाती है। लास्ट स्टेज में फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही डिक्लाइन होती हैं, पॉपुलेशन स्टेबल होती है और ग्रोथ कम होती है। पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड होती है, एजुकेशन ज़्यादा मिलती है और हाई टेक्निकल नो हाउ आता है। फैमिली साइज को डेलिबरेटली कंट्रोल किया जाता है। ह्यूमन एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल और एडजस्ट करते हैं टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी। तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इससे पेरू की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल इनिशियल सेकेंड एक्सपैंडिंग स्टेज में आ रहा है जिसमें बर्थ रेट हाई है, लेकिन अगर आप यहाँ आओगे तो देखोगे धीरे धीरे डेथ रेट और बर्थ रेट मीट कर रहे हैं, तो डेथ रेट रिड्यूस हो रहा है, बर्थ रेट अभी भी हाई है। तो श्रीलंका और केन्या वगैरह इस स्टेज में है कहीं। और अगर हम कनाडा, जापान, यूएस की बात करें तो वो लो फ्लक्चुएटिंग बर्थ और डेथ रेट दोनों बराबर रहते हैं, वो उस स्टेज में आ जाते हैं। तो ये 3 प्रेजेंट एग्जांपल्स ऑफ वर्ल्ड हैं विद डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। Question 21. Explain the features of cottage manufacturing and household industry. तो इसमें मैंने 5 फीचर्स दिए हैं, आपको जो भी बेटर सूटेड हो आप उसमें से कोई भी 3 लिख सकते हो। पहला कि जो ये हाउस होल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं ये छोटे लेवल पे होती हैं, कमर्शियल तो बहुत बड़ी होती है, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये मैंने पॉइंट्स दिए हैं, आप इनको डेप्थ में एक्सप्लेन भी खुद से कर सकते हो। जो भी आपको लगे इन 5 में से आप बेटर एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हो वो आप लिख सकते हो। तो ये स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जो ये कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं ये लोकल रॉ मटेरियल्स और आसान से सिंपल से टूल्स यूज करती हैं जो कि कारीगर जो आर्टिसंस होते हैं वो यूज करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं ये यूज करती हैं। गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं हर दिन में घर में फॉर आर्टिसंस, जो कि फैमिली मेंबर्स ही उसकी प्रोडक्शन में उनकी हेल्प करते हैं, ये बाहर से कोई वर्कर्स नहीं अपॉइंट करते। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है फिनिश प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन द सेम हाउस होल्ड, और कुछ लोकल मार्केट्स में भी बेच दिए जाते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स इस प्रोडक्ट्स के हैं जैसे कि फूड स्टफ, कंटेनर्स, फैब्रिक, हथियार, टूल्स बनाना, औजार, हथियार नहीं औजार, फर्नीचर, फिगरीन्स, ज्वेलरी, पॉटरी। How is naturalization of humans different from humanization of nature? Naturalization of humans वो अर्ली स्टेज ऑफ इंटरेक्शन जिसमें नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन के बीच में जो अर्ली स्टेजेस ऑफ इंटरेक्शन है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का मतलब है द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड ह्यूमन who begin where the humans adopt to dictate of nature। इसमें ह्यूमन अडेप्ट करता है जो भी नेचर में है, जबकि जब हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की बात करते हैं तो अंडरस्टैंड द फोर्सेस ऑफ नेचर, इसमें ह्यूमंस नेचर को समझना शुरू करते हैं। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि हम नेचर के ऊपर नेचर के हिसाब से डिपेंडेंट हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी और सोशल कल्चरल रिलेशन इंप्रूव होने लगते हैं। नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस लिसन टू नेचर, ये नेचर को लेके नेचर को वर्शिप करते हैं और डरते हैं,
ह्यूमंस मूव फ्रॉम स्टेट नेसेसिटी और स्टेट ऑफ फ्रीडम, मतलब ये नेचर को अपने हिसाब से ढालने लगते हैं। इनका ह्यूमंस डायरेक्ट डिपेंडेंस होता है ह्यूमंस का नेचर पे, रिसोर्सेज एनवायरनमेंट से लिए जाते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस बिकम्स मदर नेचर। ह्यूमंस नेचर को यूज करते हैं, ह्यूमनाइज करते हैं और अपने इम्प्रिंट्स ऑफ एक्टिविटीज आपको नेचर में दिखने लगती हैं। तो ये डिफरेंस है ह्यूमनाइज्ड नेचर और नेचर नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। The approaches to the study of human geography have been evolving over the period of time. Human geography की study evolve हो रही है। How have these schools of thoughts changed the approach of study of human geography? अगर हम वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका मेन कंसर्न था डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ पीपल। लोगों की वेलबींग तो उनका ह्यूमनिस्टिक स्कूल है तो उनका उस पर फोकस था। ये हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन पे फोकस करते थे। जोग्राफर्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड अ पेपर एज ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग इन द पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात करें जो कि मार्क्सिज्म थ्योरी ने एम्प्लॉय किया, वो एक्सप्लेन करता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिविएशन और जो ये सोसाइटी में इनइक्वालिटी है। तो कंटेम्प्ररी सोशल प्रॉब्लम्स वर रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ, उन्होंने कैपिटलिज्म से उन्हें कनेक्ट किया था। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो उनका एम्फेसिस था जो लोगों के जीते जागते एक्सपीरियंसेस पे। स्पेस बाय सोशल कैटेगरी, जो एथनिसिटी है, रेस है, रिलीजन है, उनके बेस पे जो बिहेवियर है लोगों के, उसके बेस पे उन्होंने अपनी थ्योरी को ले किया था। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, अब अगला क्वेश्चन है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस्ड पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो इंटरनेट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस्ड पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये इनेबल करता है यूजर्स को डायरेक्ट एक्सेस पूरे वर्ल्ड की नॉलेज और इंफॉर्मेशन से। इट्स लाइक अ ह्यूज सेंट्रल वेयर हाउस ऑफ डेटा, और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको काफी सारे टॉपिक्स पे देखने को मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन लो कॉस्ट। इसको इंक्रीजिंगली ई कॉमर्स लोग अपना बिजनेस भी कर रहे हैं ऑनलाइन, और मनी ट्रांजैक्शन जो कि कोविड में सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा था, उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो ये अभी तक आपका सेक्शन ए, बी और सी ए और बी डिस्कस किए हैं, ये सेक्शन सी है। तो अभी तक हमने कुछ एमसीक्यूज, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ एक हमने केस स्टडी की थी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, मैं वहां पे डाल दूंगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, और ये दुनिया के कौन से हिस्से में की जाती है प्रैक्टिस। तो ये जो एग्रीकल्चर है ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मॉनसून एशिया वहां पे होती है। 2 तरीके की इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो कि वेट पैडी कल्टीवेशन, जो चावल की कल्टीवेशन से डोमिनेटेड होती है। इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में डोमिनेंस ऑफ राइस क्रॉप होता है। लैंड होल्डिंग छोटी होती है क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फार्मर्स को अपनी फैमिली लेबर की हेल्प, फैमिली मेंबर्स की जो फैमिली लेबर की तरह काम करते हैं, उनका यूज पड़ता है, लीडिंग टू इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड। मशीनरी बहुत लिमिटेड होती है। एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस मोस्टली मैनुअल लेबर, हाथ से खुद ही किए जाते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर जो खुद बनाई जाती है वो यूज की जाती है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई, लेकिन पर लेबर प्रोडक्शन, जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो हाई है लेकिन जो लेबर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से वो लो होती है। सेकेंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल,
सम ऑफ द अदर जोग्राफिकल फैक्टर्स, इट इज नॉट प्रैक्टिकल कि पैडी काफी सारे मॉनसून एशिया के जो रीजन है वहां पे ग्रो की जाए। तो वहां पे वीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरगम ग्रो किया जाता है, जैसे कि नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान। इन इंडिया वीट इज ग्रोन इन वेस्टर्न पार्ट, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वहां पे वीट ग्रो की जाती है। मिलेट्स ड्राई पार्ट, जो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया है वहां पे मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्रीकल्चर की हैं आर सिमिलर टू दोज जो वेट पैडी में होती हैं, जैसे कि घर के लोग ही लेबर की तरह काम करते हैं, पर यील्ड तो हाई होती है लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी कम होती है, मैनुअल लेबर यूज की जाती है, मेन्योर जो खुद फार्म में प्रोड्यूस करके फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है, मशीनरी ज्यादा एडवांस नहीं होती है, लोकल लोग खुद बेसिकली मैनुअल लेबर ही करते हैं। ये सब फैक्टर्स इंटेंसिव में भी जो अदर देन पैडी है उसमें भी अप्लाई होंगे। एक्सेप्ट इरिगेशन जो है वो ऑफन यूज की जाती है। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स एंड अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो अगर स्लम्स, जिनको झुग्गी झोपड़ी भी कहा जाता है, क्लस्टर्स और कॉलोनीज होती हैं, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, प्रॉब्लम फेस होती है अर्बन सेटलमेंट में डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया में भी है। दीज इनहेबिटेड बाय दोज पीपल जो कि रूरल एरियाज, गांव से शहर में आए हैं काम की तलाश में, और वो एक प्रॉपर घर तो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि घर के रेंट बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है जमीन की, तो वो ऐसे स्लम्स को वहां पे रहने लग जाते हैं। ये इन्वायरमेंटली इनकम्पैटिबल होते हैं और डिग्रेडेड एरियाज होते हैं। स्लम्स वो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे मतलब कोई उनको चुनेगा नहीं, लोग अपनी मजबूरी से वहां रहते हैं। वहाँ का हाइजीन बहुत पुअर होता है, पुअर वेंटिलेशन, बेसिक अमेनिटीज जैसे ड्रिंकिंग वाटर, लाइट, टॉयलेट फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं होती हैं। ओपन डेफिकेशन, अनरेगुलेटेड ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक नहीं होता, एक छोटी सी स्ट्रीट होती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स और सोशल इन्वायरमेंटल हैजार्ड बहुत ज्यादा होते हैं। स्लम पॉपुलेशन जनरली वो लोग वहां रह रहे हैं जो यहाँ से आए हैं मजबूरी में काम के, तो वो कम पे में भी काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, तो हाई रिस्क होता है कि कभी भी उनकी जॉब जा सकती है। कॉन्सिक्वेंटली दे आर अंडर नरिश्ड, ठीक से उनको खाना नहीं मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेज और इलनेस उनको होती हैं, प्रॉपर एजुकेशन अपने बच्चों के लिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पावर्टी उनको ड्रग एब्यूज, एल्कोहलिज्म, क्राइम, इन सब में जाने में उनको कभी कभी वो इसमें भी चले जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आंसर था स्लम और अर्बन वेस्ट डिस्पोजल जो हमारी कंट्री में जिनके कारण उन चीजों के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं। How have good governance and people-oriented policies with reference to pillars of human development increase the values of freedom and capabilities? Leading a long and healthy life, being able to gain knowledge and having enough means to be able to live a decent life are the most important aspect of human development. Four pillars of human development. Just as any building is supported by pillars, the idea of human development भी ये चार pillars से connected है: equity, sustainability, productivity और empowerment। तो सबसे पहले इक्विटी रेफर्स टू इक्वल एक्सेस, सबको बराबर की एक्सेस हो अपॉर्चुनिटीज की, अपॉर्चुनिटीज टू पीपल इक्वल, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, रेस, इनकम एंड इन इंडियन केस कास्ट, तो इक्विटी होनी चाहिए। येट दिस इज वेरी ऑफन नॉट द केस हकीकत में एंड हैपन्स इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल इन एनी कंट्री इंटरेस्टिंग ये होता है कि विच ग्रुप द मोस्ट ऑफ द स्कूल ड्रॉप आउट्स बिलोंग टू। इससे हमें पता चलता है रीजन ऑफ बिहेवियर। इन इंडिया लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड पर्सन्स बिलोंगिंग टू जो सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं वो स्कूल में ड्रॉप आउट होते हैं। इसका मतलब होता है हाउ द चॉइसेस ऑफ दीज ग्रुप्स आर लिमिटेड, और उनके पास एक्सेस ऑफ एजुकेशन भी नहीं है, बहुत लिमिटेड एक्सेस है, तो इक्विटी नहीं है। Sustainability means availability of opportunities. To have sustainable human development, each generation
हर जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज भी होने चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए और ह्यूमन रिसोर्स भी होना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि हमें फ्यूचर का ध्यान रख के ही आज के रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। मिस यूज करने से हम फ्यूचर जनरेशन्स को कम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। गुड एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। अगर एक कम्युनिटी इस बात पे स्ट्रेस नहीं करती कि गर्ल्स को स्कूल भेजना चाहिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है यंग गर्ल्स के पास होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। मेनी अपॉर्चुनिटीज लूज हो जाती हैं, उनकी करियर चॉइसेस बहुत कम हो जाती हैं। तो जनरेशन को इंश्योर करना चाहिए चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज ऑफ फ्यूचर जनरेशन। प्रोडक्टिविटी मीन्स ह्यूमन लेबर। प्रोडक्टिविटी एंड productivity is in terms of human work. Such productivity must be constantly enriching, building लोगों की कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना। और लोगों को रियल वेल्थ, जो हम इंडियंस हैं, लोग हैं, वही हमारे देश की सबसे बड़ी वेल्थ है। तो लोगों की नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हों, काम करने की कंडीशंस बेटर हों, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, तो वैसे ही देश की उन्नति होगी। एम्पावरमेंट मीन्स पावर, अपने खुद के चॉइस, डिसीजन लेने की पावर, फ्रीडम एंड कैपेबिलिटीज की। एक गुड गवर्नेंस, जब पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज होती हैं तो वो लोगों को एम्पावर करती हैं। सोशली, इकोनॉमिकली लोगों के पास खुद के फैसले लेना, और स्पेशली जो इनमें बैकवर्ड है, डिसएडवांटेज्ड हैं, जो सोशली डिसएडवांटेज हैं, जो इकोनॉमिकली इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनको एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको पावर प्रोवाइड करना। आगे बढ़ते हैं। द वेज टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रीडिफाइंड। जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे पहले मेजर करते थे, वक्त के साथ ना वो चेंज हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट के अटेनमेंट्स और शॉर्टफॉल्स को ध्यान में रखते हुए हमें एक्सप्लेन करना है। द वेज टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्स्टेंटली रीडिफाइन हो रहे हैं और नए नए तरीके आ रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिनके कारण बीइंग रिसर्च्ड, रिसर्चर्स लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं करप्शन लेवल, पॉलिटिकल फ्रीडम में हर एक रीजन के। देयर ऑल्सो बीइंग डिस्कशन कि पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स, जो करप्ट कंट्रीज हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा रहा है कि की डेवलपमेंट फीचर्स में। ऑल्दो ये एक रिलायबल मेजर नहीं है, बिकॉज ये हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं कह पाता। द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स मेजर्स शॉर्टफॉल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो पॉवर्टी का इंडेक्स है, गरीबी वाली रेखा, उससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी मेजर कर सकते हैं। नॉन इनकम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40। जो एडल्ट इलिटरेसी रेट है, लोग कम पढ़े लिखे हैं, 40 से कम में कितने लोगों की डेथ हो जाती है। पीपल जिनके पास साफ पानी नहीं है, छोटे बच्चे जो माल नरिश हैं, जिनके पास खाना नहीं है, अंडर वेट हैं, ये सारी चीजें ह्यूमन डेवलपमेंट की शॉर्टफॉल, हमारी कमजोरी, हमारे देश में जो ये चीजें हैं ये गलत हैं, ये इम्प्रूव होनी चाहिए, वो दर्शाता है। ह्यूमन पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, वो इंडेक्स रिवील करता है ज्यादा चीजें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। जब हम इन दोनों को साथ में देखते हैं ना, पॉवर्टी वाला और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो हमें एक बेटर पिक्चर पता चलती है देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द ट्रिमेंडस ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री देन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब इसमें आपको सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री, चार चीजों की इसमें बात हो रही है। ग्रोथ जो सर्विस सेक्टर से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में आती है, वो ज्यादा है कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आपको एग्जांपल्स के साथ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। हाईली सोफिस्टिकेटेड, जो बेहतरीन मशीन्स और टेक्नोलॉजी है, वो आज अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि ऑपरेटेड और कंट्रोल्ड बाय फ्यू पीपल है, जिसके कारण बहुत सारे पीपल अर्लियर एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आर सीकिंग जॉब्स इन सर्विस सेक्टर।
मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनको काफी सारे लोग चाहिए जो डायरेक्टली प्रोडक्शन सेक्टर जैसे कि क्लेरिकल, मैनेजरियल, एडवर्टाइजिंग, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर हो रहा है प्रोडक्ट उसको आपको एडवर्टाइज भी करना है, मैनेज भी करना है, लीगल इश्यूज भी देखने होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लाइक सीए वगैरह भी चाहिए होते हैं। तो इनकी इनकम मैन्युफैक्चरिंग में इनकी ज्यादा होती है, जो डायरेक्ट पॉपुलर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है ना उनसे ज्यादा इनकी जो इनडायरेक्टली काम करते हैं उनकी ज्यादा पे होता है। सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है क्योंकि मोर एंड मोर फीमेल्स आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर। बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, हायर पर कैपिटा इनकम सर्विस सेक्टर में ज्यादा है पर कैपिटा इनकम अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कंपेयर करोगे। लोगों की इनकम ग्रो हो रही है और लोग डिमांड कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये सब भी बढ़ रहा है। इसका रिजल्ट ये होता है कि सर्विस सेक्टर ड्रास्टिकली हर डायरेक्शन में बढ़ रहा है, क्योंकि जब यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ये इनडायरेक्ट काम करने वालों की सैलरी ज्यादा है तो फिर वो एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल पे स्पेंड करेंगे और इनडायरेक्टली यहाँ के लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो सर्विस सेक्टर एक्सपैंड होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म बढ़ता है तो पीपल इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है उनको। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हमारी जीडीपी पे भी इम्पैक्ट करती है। हेंस गवर्नमेंट सारे एफर्ट्स करती है कि सर्विस सेक्टर को प्रोवाइडिंग फंड्स, ग्रेचुटी, पेंशन हर एम्प्लॉय को ये प्रोवाइड की जाए, इंक्रीजेस द पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल, क्योंकि सर्विस सेक्टर हमारी जीडीपी पे बहुत ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कोई 5 प्रॉब्लम्स आप बताइए जो इंडियन फार्मर्स एग्रीकल्चर में फेस करते हैं। तो पहला है इरेटिक मॉनसून। एग्रीकल्चर जो इरिगेशन है सिर्फ 33% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया जो हमारी कंट्री का है वहां पे इरिगेशन है, बाकी सारा मॉनसून पे डिपेंडेंट है। क्रॉप प्रोडक्शन इन द रेस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड जो 33% के अलावा रेन पे डिपेंडेंट है। अगर साउथ वेस्ट मॉनसून अच्छा नहीं हुआ, सप्लाई ऑफ कैनाल ऑफ वाटर इरिगेशन इफेक्ट होगा, क्योंकि कैनाल्स में पानी तभी आता है जब बारिश से पानी होगा। दूसरी तरफ राजस्थान वगैरह और जहाँ पे ड्राउट, जहाँ पे पानी बारिश होती ही कम है, वहां पे तो वैसे ही बहुत अनरिलायबल है। एरियाज जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वो भी फ्लक्चुएट करता है, तो ड्राउट्स भी आ सकते हैं और फ्लड्स भी आ सकते हैं। हमारे देश में हमेशा ऐसा होता है, कहीं पे ड्राउट्स हो रहे होते हैं जहाँ पे पानी ही नहीं है पीने को, और कहीं पे बाढ़ आ रही होती है। ड्राउट्स कॉमन फिनोमिना है लो रेनफॉल एरियाज में, ओकेजनल वहां पे फ्लड्स भी आ जाते हैं कभी कभी। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वाले एरिया में फ्लड्स आए 2006 और 2007 में, जबकि ड्राउट्स वहां पे बीच बीच में आते रहे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश होती ही नहीं है और कभी कभी इतनी होती है कि बाढ़ आ जाती है। तो दोनों ही केसेस में एग्रीकल्चर किसान को तो उसकी फसल खराब हो गई। लो प्रोडक्टिविटी, जो क्रॉप की फसल आपकी उग रही है कंट्री में बहुत लो है। अगर आप उसको इंटरनेशनल लेवल से पूरी दुनिया में देखोगे तो पर हेक्टेयर जो हमारे देश में क्रॉप्स उगते हैं जैसे चावल हो गया, गेहूं, कॉटन हो गई या फिर ऑयल सीड्स हो गए, ये काफी कम है यूएस, रशिया, जापान के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे यहाँ के लैंड रिसोर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, इतने ज्यादा एक जमीन पे 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है बट 4 या 5 लोग काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली मेंबर है, उनको इसी जमीन पे काम करना है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत लो है इंटरनेशनल लेवल के कंपैरिजन में। रेन फेड एरियाज ऑफ द कंट्री जैसे ड्राई लैंड्स हैं, वो कोर्स सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स उगाते हैं और जिनमें बहुत लो यील्ड, कम फसल पैदावार होती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज और डेप्ट, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि मशीनरी यूज करनी और काफी सारे फर्टिलाइजर्स यूज करने, तो जो स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल हैं इनकी तो कोई सेविंग्स नहीं होती है। तो इन डिफिकल्टीज के कारण इनको उधार लेना पड़ता है मनी लेंडर्स से, और क्रॉप फेल होने पे तो ये ट्रैप हो जाते हैं और ये उधार नहीं दे पाते और फिर आगे इनको बड़ी मुश्किल होती है। लैंड रिफॉर्म्स का लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म, इंडियन जो पेजेंट्स किसान हैं वो एक काफी सालों से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और जमीन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी के पास तो ना जाने कितनी बड़े बड़े जमीन है और किसी के पास एक छोटी सा लैंड भी नहीं है।
3 रेवेन्यू सिस्टम ऑपरेशन जो ब्रिटिश पीरियड में हुए, महलवारी, रयोतवारी और जमींदारी। जमींदारी ने जो जमींदार थे उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया किसानों को। इंडिपेंडेंस के बाद भी रिफॉर्म को बहुत प्रायोरिटी दी गई, लेकिन ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल नहीं थी। पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियंस थे उनकी भी इतनी डिजायर नहीं थी इस काम को इतना करने को, क्योंकि जमींदार बहुत पावरफुल होते थे। स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी पॉलिटिकली टफ डिसीजन नहीं लिए, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स और पॉलिटिकल जो लीडर्स होते थे वो एक दूसरे से मिले हुए होते थे। तो ये क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया तो कल्टिवेटेड लैंड ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। लैंड होल्डिंग्स की बात करें तो ना जाने कितने किसान हैं जिनके पास बहुत छोटा सा लैंड है, एवरेज साइज, और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण पहले सिर्फ 2 मेंबर्स थे, अब 4-5 हैं, वो छोटी सी जमीन में ही खेती कर रहे हैं। तो लैंड होल्डिंग्स और वक्त के साथ फ्रेगमेंटेड होती जाती हैं। जैसे सपोज 2 सन हैं, फादर है तो वो एक लैंड है, फिर 2 सन बाद में उसके 2 हिस्से कर लेते हैं, फिर उसमें से बाद में उनके बच्चे डिवाइड कर लेते हैं, तो ऐसे ऐसे करके टुकड़े होते जा रहे हैं। कुछ स्टेट्स कंसोलिडेटेड होल्ड किया, हैज नॉट कैरिड आउट इवन वंस। उन्होंने सोचा था कंसोलिडेट करने का कि जमीन को कंसोलिडेट करके करेंगे, बट हुआ नहीं। स्टेट्स जहां पे ये हुआ भी 1-2 बार, उनको लैंड होल्डिंग्स रिक्वायर्ड थी, पर फिर वक्त के साथ फिर से वो फ्रेगमेंट हो गया। ओनर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन जब आते हैं, जब इनके आगे के बच्चे आए तो उन्होंने फिर फर्दर डिवाइड कर दिया, तो साइज और ज्यादा फ्रेगमेंट होके छोटा हो गया, जो कि अनइकोनॉमिक है। इतना छोटे छोटे जमीन पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन, बहुत सारे फार्मर्स हैं जो सेल्फ कंजम्पशन खुद ही उसी में खेती में जमीन पे उगाते हैं और वही खा लेते हैं। इनके पास इतने लैंड रिसोर्सेज नहीं होते हैं, रिक्वायरमेंट्स जो मोर देन रिक्वायर्ड, उतना इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, जितना होता है वो उतना ही खा लेते हैं, वो क्या बेचेंगे उसको। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं फूड ग्रेन, जो कि वो खुद की फैमिली कंजम्पशन के लिए होता है। मॉडर्नाइज आज के मॉडर्न और कमर्शियल एग्रीकल्चर में तो प्लेस इन इरिगेटेड एरियाज टेकन प्लेस, तो ऐसा कुछ तो लोकल फार्मर्स छोटे किसान नहीं कर पाते। अंडर एम्प्लॉयमेंट, मैसिव अंडर एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि अनइरिगेटेड ट्रैक्स हैं तो एरिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, 4 से 8 महीने तो काम ही नहीं होता है। जो क्रॉपिंग सीजन होता है उसमें भी पूरे एग्रीकल्चर ऑपरेशन में हमेशा लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, पूरे साल उनके पास काम ही नहीं होता है। मॉइस्चर ऑफ क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडियन सिनेरियो। तो नेचर ऑफ इरिगेटेड फार्मिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन, प्रोडक्ट प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव। प्रोटेक्टिव इरिगेशन वो है कि क्रॉप को हमें प्रोटेक्ट करना है बहुत ज्यादा पानी से, जो भी कंडीशंस हैं, और सप्लीमेंट्री वाटर ओवर, ज्यादा अगर बारिश हो रही है, ज्यादा पानी आ रहा है, उससे हमें बचाना है, तो प्रोटेक्ट करना है। इस काइंड में जो इरिगेशन होती है वो सॉइल मॉइस्चर मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। प्रोडक्टिव जो इरिगेशन है वो प्रोवाइड करती है सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी, वो प्रोडक्टिव है, ज्यादा प्रोडक्टिव। ये इस इरिगेशन में जो वाटर इनपुट पर यूनिट एरिया होता है वो ज्यादा होता है प्रोडक्टिव में कंपेयर टू प्रोटेक्टिव। रेन फेड जो फार्मिंग है वो फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल मॉइस्चर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक ड्राई लैंड और एक वेट लैंड फार्मिंग। इंडिया में ड्राई लैंड फार्मिंग लार्जली कन्फाइंड है, एनुअल रेनफॉल जहां पे 75 सेंटीमीटर से कम है। वो हार्डली ड्राउट रेजिस्टेड एरियाज है, तो रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम ये सब वो ग्रो करते हैं। जो वेटलैंड फार्मिंग है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है रेनी सीजन में, वहां पे कभी कभी फ्लड्स भी आ जाते हैं, तो वहां पे चावल, जूट, शुगर केन ऐसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो ये था आपका सेक्शन सी। अभी तक हमने सारे लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किए। ये क्वेश्चंस के आंसर्स में अगर आपको लगे कि आप कुछ ऐड कर सकते हो तो आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा। मेरी तरफ से ये पॉइंट्स ऑफिशियल आंसर्स हैं, तो इनको जरूर मेंशन करके कुछ वेरिएशन करना हो तो वो आप अपनी मर्जी से कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब ये कह रहा है, एक पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें आपको ये 5 प्लेसेस दी हुई हैं, ये आपको मार्क करनी है। तो इनमें हमें क्लूज दिए हुए हैं ऊपर, एक मिनट ही कहाँ गया, ये रहा। तो अ शिपिंग कैनाल फर्स्ट है, और
मैप पे चलें अगर हम, तो ये रहा मैप। ये है अ शिपिंग कैनाल और ये यहाँ पे है ए, तो ये है पनामा कैनाल। सेकंड बी है यहाँ पे, और इसमें ऑप्शन है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। एन इंटरनेशनल सी पोर्ट, सी यहाँ है, ये इंटरनेशनल, तो ये है हांगकांग पोर्ट। डी यहाँ पे है और ई यहाँ है, ठीक है, अफ्रीका वाले में है। अब हम डी और ई मार्क कर लेते हैं। डी है, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, बार बार ढूंढने पड़ रहे हैं पॉइंट्स, मैप ऊपर होता तो बेटर रहता साथ में। डी है एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, तो इसका आंसर होगा डाउस डाउन्स। अ नोमैडिक हर्डिंग एरिया, सब सहारा या फिर सहारा डेजर्ट भी कह सकते हो आप इसको। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, तो इसका आंसर तो है ब्राजील। मेजर सी पोर्ट, ये देखना पड़ेगा जी कहाँ पे मार्क्ड है, यहाँ पे है, तो मेजर ये हो गया सिडनी, सिडनी पोर्ट, ठीक है। तो इसमें मैंने मार्क नहीं किए हैं, ए मार्क कर दिया था। बी क्या होगा इसका, बी था फ्रैंकफर्ट, और ए बी सी, सी कर दिया था। डी यहाँ पे डाउन्स, ए बी सी डी, ई, ई यहाँ पे है सब सहारा, या फिर आप इसको सहारा डेजर्ट भी कह सकते हो। तो ये हो गए सारे मार्क। चलो आगे देखते हैं अब। नेम द शिपिंग कैनाल बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, तो ये एक्चुअली वो सेम ही आंसर्स हैं। पनामा कैनाल है जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है। तो बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ जर्मनी, तो ये फ्रैंकफर्ट है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो ये है हांगकांग। साउथ ईस्ट एशिया कह रहे हैं इसलिए हांगकांग लिख रहे हैं हम। फिर डी कह रहे हैं नेम द एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो ऑस्ट्रेलिया में होती है, वो है डाउन्स। नेम नोमैडिक हर्डिंग जो नॉर्थ अफ्रीका में, तो वो है सब सहारा, और सहारा डेजर्ट भी कह सकते हो। लार्जेस्ट कंट्री ब्राजील, साउथ अमेरिका में है। इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, ये है सिडनी पोर्ट। अब ये एक पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है इंडिया का, आपको 5 जगह लोकेट करनी है। नॉर्दर्न मोस्ट सी पोर्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो कांदला। कॉपर माइन जो राजस्थान में है वो है खेतरी। मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी जो कि बिहार में लोकेटेड है, वो है बारानऊ। स्टेट जिसकी सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो है अरुणाचल प्रदेश। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, ये ना आपको मार्क भी करने हैं मैप में, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो वहां पे भी मार्क करने हैं अभी हमको। तो लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपकी कर्नाटका। ये एक बार देख लेना, मैं कर्नाटका, ये मेरे अकॉर्डिंग तो लार्जेस्ट, बट फिर भी एक बार मैं श्योर नहीं है, तो एक बार ये चेक कर लेना कि कर्नाटका ही है। एंड इंटरनेशनल पोर्ट ऑफ केरला, इसका नाम है तिरुवनंतपुरम। ये तो साफ साफ लिख देती हूँ मैं जरा, तिरुवनंतपुरम। साफ भी इतना कोई साफ नहीं है, बट फिर भी। स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो वो है गोवा। नेम द नॉर्दर्न मोस्ट सी पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये वही सेम ही क्वेश्चन हैं जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किए हैं।
तो ये आपको यहाँ पे मार्क करने हैं। आई डोंट नो ये आपको पेपर में मार्क करने को आएगा कि उन्होंने यहाँ पे गिवन पॉलिटिकल मैप लोकेट एंड लेबल, अच्छा इन्हीं 5 करने थे, इसमें तो हमने काफी सारे कर दिए, सारे ही कर दिए शायद, 3 4 5 6 7 दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 दिए थे, 5 ही करने थे आपको, कोई भी 5 कर सकते थे। तो आपके 7 में से कितने ठीक हुए हैं ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैप वर्क कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ये इस पे आपको मार्क करने पड़ेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा सैम्पल पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, सॉरी ज्योग्राफी का। पॉलिटिकल साइंस का मैंने कल ही डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, तो वो भी अगर आप देखना चाहो तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई सजेशन हो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ड्रॉइंग।